जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं 72 बीपीएससी के लिए एडुटोरिया के द्वारा जो फुल लैंड टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था उनके क्वेश्चन पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके क्वेश्चन इतने अच्छे लेवल के सेट किए हैं ना, बहुत अच्छा सवाल पूछे गए हैं। जैसे 71 के बीपीएससी में पूछा गया था ना, उनके लगभग इर्द गिर्द जो ना ये सवाल बनाए गए हैं। चाहे फैक्ट की बात करें हो या कॉन्सेप्ट की बात करें, वो सभी के सवाल पूछे गए, पीवाईक्यू भी ऐड किया गया है। तो इनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे सवाल पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको लाया। सोचा कि बहुत अच्छे सवाल हैं, इनको कराना चाहिए। और ये जो ना आपके 72 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा ही है, इसके साथ एडीओ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जीएस पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक एक सवाल को देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल सब इसमें देखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन और उसकी स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन के बारे में बताना है और इसकी स्थापना से संबंधित। सबसे पहली बात तो इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। एओएम इसके सचिव थे, आपको पता होनी चाहिए ये सब सवाल, है ना। उनके बाद ये प्रथम अधिवेशन जो है ये बम्बई में हुआ था, और बम्बई में हुआ था तो इसकी अध्यक्षता जो है वोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। किसने किया था? वोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, और ये कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन इस प्रकार है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया, और जिसमें जो न कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ये बिल्कुल सही है। अभी जस्ट मैंने बताया कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और ये बम्बई में कहाँ पे हुआ? बम्बई में जो है एक कॉलेज है, एक महाविद्यालय है ना, जिसका नाम है गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, यहीं पे किया गया। हालांकि जो प्रथम अधिवेशन जो है कि पुणे में आयोजित किया गया था, लेकिन पुणे में जो उस समय 1885 में जो है ना, 1885 में प्लेग ध्यान से सुनिएगा, प्लेग रोग की वजह से वहाँ से स्थानांतरित कर दिया। कहाँ पे? बम्बई में कर दिया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं, और यहाँ से आपको कई सवाल बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ एक एक करके कि आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। उसके बाद इसकी प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ किया गया? तो ये बम्बई में किया गया। बम्बई में कहाँ पे किया गया था? किस कॉलेज में? गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। और प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया? ये पूछे जा चुके कई बार। ये जो 72 यानी कि 72 सदस्यों ने भाग लिया। और आपके लिए सवाल में कुछ और सवाल बोल रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि प्रथम अधिवेशन में जो थे मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी है ना। कितने मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और इसके साथ साथ आप ये भी बताओगे कि बिहार के कितने सदस्य थे, क्योंकि हमारे बिहार के लिए हम लोग तो पढ़ रहे हैं, तो बिहार के लिए भी हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, और कई बार पूछे जा चुके हैं, है ना। तो बिहार के कितने सदस्यों ने भाग लिया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर नहीं लिए तो वो भी बताओगे, है ना। जो भी है, जो जिसकी संख्या आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संस्था का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। ये भी सही है। देखिए, जैसे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, इनका पहले नाम 1884 में जो है ना, इनका 1884 में इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो है ना, ये दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम को बदलाव किया गया। इसका नाम क्या कर दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। आपको पूछे जा सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम परिवर्तित किया भारतीय राष्ट्रीय संघ से, ये किनके सुझाव पे किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, इसके सुझाव पे किया गया था। इस प्रकार आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट में है, सूर्यनाथ बनर्जी ने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी क्योंकि वे उस समय के सबसे प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। पहली बात तो आपको मैंने बताया शुरुआत में ही कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता वोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। वोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, ना कि सूर्यनाथ बनर्जी ने। तो ये तो गलत हो जाएगा। और आपको ये भी पता होनी चाहिए कि प्रथम अधिवेशन में जो ना एक मुख्य नेता जो थे, वो मुख्य जो ना राष्ट्रवादी नेता थे, जो सूर्यनाथ बनर्जी थे, उन्होंने प्रथम अधिवेशन में भाग ही नहीं लिया था। क्या नहीं ना, वो शामिल ही नहीं थे। आपसे पूछे जा चुके हैं ये सवाल कि ऐसे निम्नलिखित में से कौन ऐसे नेता हैं, राष्ट्रवादी नेता हैं, जिन्होंने प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुआ, भाग नहीं लिया। तो ये आपके ऑप्शन एक प्रकार आपको सूर्यनाथ बनर्जी भी देखने को मिलेगा, है ना। तो सूर्यनाथ बनर्जी इसलिए शामिल नहीं हुए थे क्योंकि इनका एक खुद का एक जो है ना संस्था है जिनका नाम है इंडियन एसोसिएशन। क्या नाम है? इंडियन एसोसिएशन। उसी समय 1885 में ही इंडियन एसोसिएशन का जो ना वो नेशनल कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था, सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था,
तो उस समय वो वहाँ पे शामिल थे, इस वजह से ये कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है, स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे और अधिवेशन के महासचिव ए ओ ह्यूम थे। बिल्कुल सही है, उस समय जो ना लॉर्ड डफरिन भारत के जो है ना क्या कहते हैं वायसराय थे और इसके सचिव कौन थे, ए ओ ह्यूम थे। तो ये जो है ना इस प्रकार 3 नंबर गलत है, बाकी 1 2 4 इसका सही है और हमें सत्य कथन ही ढूंढना था। तो इस प्रकार आप देखोगे तो 1 2 4 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं ना, 150 सवाल है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। चलिए, स्वदेशी आंदोलन के प्रसार और नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि सुमेकित कीजिए। आपको देखिए नेता, यहाँ पे नेता दिया गया और क्षेत्र दिया गया। देखिए इसमें आप जब भी मिलान चिन्ह कर रहे हैं ना, जो आपको आता है उनको आप पहले करो, एलिमिनेट करो। जैसे आप देखोगे इसमें से अब लोकमान्य तिलक जो है ना, ये तिलक तो मैंने सुना है बम्बई महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र में इनका जो है ना स्टेशन भी है लोकमान्य तिलक है ना, लोकमान्य तिलक के, तो ये बम्बई और पुणे में है। आप देखोगे इस तरह से एलिमिनेट करो तो डी के 4 इस पे नहीं है, इसको हटा दो। उसके बाद लाला लाजपत राय, ये तो पंजाब के हैं भाई, पंजाब के तो पंजाब में किए होंगे। 3 का 1 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है भाई, यहाँ पे है, तो यही सही होगा आंसर भाई। फिर भी और आगे देखें, चिदम्बरम पिल्लई देखिए ये सब पिल्लई हो गया, ये सब चिदम्बरम समझो ना, ये दक्षिणी भारत का मतलब कि सरनाम है ना। तो ये आप देखोगे तो इस तरह से दक्षिण भारत में कौन सा इसमें स्टेट देख रहा है, मद्रास, तो ये देखो बी का 3 है। और सैयद हैदर रजा जो ना ये दिल्ली के थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आप इनको भी एलिमिनेट कर सकते हैं ना। चलो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर षड्यंत्र केस 1924 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारियों पर मुकदमा नहीं चलाया गया था? किन क्रांतियों पर मुकदमा नहीं चलाया गया था? इनमें से आप देखोगे तो भगत सिंह को नहीं चलाया गया था, भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे। कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1924 में हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें जो ना टोटल 4 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था। 4 में से आप देखोगे एक तो ये हो गया, 3 हो गया है ना। उसका चौथा ये नलिनी गुप्ता थी, नलिनी गुप्ता जी थे, इन पर जो ना ये चलाया गया था। इस प्रकार देखोगे तो भगत सिंह इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने किसे आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? यानी कि 1857 की महाविद्रोह हुआ था, उन समय जो ना अपना भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग ने जो ना भारत में एक नया मुख्यालय बनाया, आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद अभी वर्तमान समय में इनको हम लोग प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा स्पीड में करते हैं ना। चलिए देखिए, रेलवे का सर्वाधिक विकास के एक्स के काल में हुआ, जबकि रेलवे बजट का आम बजट से अलग वाई की सिफारिश पर किया गया था। मतलब आपको पूछे जा रहे हैं कि भारत में रेलवे का सर्वाधिक विकास किनके शासनकाल में हुआ था और इनका जो ना आम बजट से रेलवे बजट को जो ना आम बजट से किनके शासनकाल में अलग किया गया था, ये पूछे जा रहा है किस समिति के अंतर्गत किया गया था। चलो इसमें आप देखोगे ना कर्जन के समय में और एतवर्थ समिति के समय में जो है ना सिफारिश पर किया गया था। सबसे देखिए पहली बात तो आपको ये जानना चाहिए, रेलवे का यहाँ पे पूछा गया सर्वाधिक विकास बोलोगे कि भाई डलहौजी तो होना चाहिए ना, नहीं, डलहौजी जो थे ना, ये डलहौजी जो है ये भारत में रेलवे की स्थापना किया गया था, रेलवे लाइन लाया था, ना कि ये सर्वाधिक विकास किया था, है ना। यहाँ सवाल कुछ और पूछ रहा है। तो हम लोग को रेलवे का सर्वाधिक विकास जो है कैनिंग के समय में, कर्जन के समय में हुआ था, कर्जन के समय में हुआ। और एडवर्ड समिति उस समय जो है एक सिफारिश पेश किया गया, इनको जो है ना आम बजट से इनको अलग बजट प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और ये समिति कब किया गया? तो 1920-21 के आसपास की बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन 1908 का पृथक निर्वाचक मंडल की आधिकारिक मांग है। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल सही है। देखोगे 1908 में जो है ना मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन में इन्होंने क्या कहा कि हमें अलग से पृथक निर्वाचक मंडल की आधिकारिक मतलब मांग किया, और उसका जो ना मांग को स्वीकार किया गया था कब? 1909 में, जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था ना, उन समय इनको मांग की स्वीकार भी किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर 4 प्रस्ताव पारित किया था। बिल्कुल, कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में किया गया था, उस समय जो इसकी अध्यक्षता की गई दादा भाई नौरोजी के समय में। और इन्हीं अधिवेशन में सबसे पहले स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रस्ताव पारित किया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में, सूरत अधिवेशन 1907 में उदारवादी द्वारा लाला लाजपत राय के नाम पर अध्यक्षता
पद हेतु प्रस्तावित किया गया था। देखिए 1907 में जो ना सूरत अधिवेशन तो हुआ था, लेकिन उस समय जो इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था, लाला लाजपत राय ने किया था, बल्कि रास बिहारी घोष ने किया था, रास बिहारी घोष ने किया था। इसमें मतभेद चला था कि रास बिहारी घोष को बनाया जाए या लाला लाजपत राय जी को बनाया जाए। लाला लाजपत राय जी एक गरम दल के नेता थे, लेकिन रास बिहारी घोष जो है ये नरम दल के नेता थे, तो उस समय रास बिहारी घोष को बनाया गया था। इस प्रकार ये तो गलत हो जाएगा, है ना। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 अकाल के बावजूद लॉर्ड लिटन द्वारा भव्य आयोजन किया गया था, बिल्कुल सही है। 1877 में ही आपका महारानी विक्टोरिया को जो ना केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, और यही सवाल आपके 70th के बीपीएससी में सवाल पूछे जा चुके थे। तो इस प्रकार आप देखोगे 1 2 4 इसका सही है। और यहाँ हम लोग को कितने कथन बोला है, तो 1 2 3 कथन इसमें सही है, तो केवल 3 युग में सही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध संगति के संबंध में सही है, कौन से संगति है। प्रथम संगति जो ना राजगिरी में किया गया था, बिल्कुल सही है। द्वितीय संगति वैशाली में की गई थी, बिल्कुल सही है। तृतीय संगति जो ना ये कनिष्क के संरक्षण में किया गया था, नहीं तृतीय नहीं किया गया था, बल्कि फोर्थ किया गया था, जो कुंडलवन में किया गया था, ये फोर्थ में किया गया था, ये गलत है। तो इसमें 1 और 2 सही है। और यहाँ तो एक प्रकार आप देखो तृतीय कहाँ किया गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। प्रथम द्वितीय तो पता चल गया, तृतीय बताना है, फोर्थ को तो मैंने बताया कुंडलवन में, तो आप तृतीय जो है ना कहाँ पे किया गया था ये आप बताओगे। हालांकि ये आपका 71 के बीपीएससी में भी ये सवाल पूछे जा चुके हैं, तो इसको आप बोलोगे कि भाई सिंपल है, ईजी है, इग्नोर कर सकते हैं, नहीं इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, अगला सवाल में क्या कह रहा है, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के सही कालानुक्रमिक क्रम पर चयन कीजिए। सहायक संधि जो है ना ये 1798 में इसको प्रारंभ किया गया था, है ना। किनके समय में आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सहायक संधि मतलब कौन लाए थे, है ना, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी आपको क्रम में देखोगे, सबसे पहले हैदराबाद लाया गया था 1798 में, है ना, 1798। उसके बाद मैसूर का है, मैसूर जो है 1799 में। उसका तंजौर था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। उसका अवध आ जाएगा, अवध 1801 में आ जाएगा। उसका तो पेशवा जो है ये 1802 में आ जाएगा। उसका तो सिंधिया जो है ये 1804 में आ जाएगा। तो इस प्रकार आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 इसका क्रम दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। ये क्रम आप जरूर याद रखिएगा, लगातार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछते रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए आप, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज के दूसरे विभाजन एवं साधारण ब्रह्म समाज 1878 की स्थापना के पीछे का मुख्य कारण क्या था। यानी कि ब्रह्म समाज का जो दूसरे विभाजन के समय में ये नया साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना का क्या मुख्य उद्देश्य था, क्यों इसका विभाजन किया गया था, ये पूछे जा रहे हैं। हाल यहाँ पर क्या बोला, दूसरे विभाजन मतलब कि ब्रह्म समाज के टोटल 2 विभाजन किया गया था। दूसरा विभाजन 1878 में, पहला विभाजन जो थे ये कब किया गया था, 1866 में किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका ये मुख्य कारण ये था कि इसमें जो केशव चंद्र सेन द्वारा अपने अल्पायु पुत्री का विवाह कुछ बिहार के राजा से करना चाहते थे, इस वजह से ये इसका जो है ना विभाजन किया गया था, इसका एक मुख्य कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं थे, प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं थे। ये आनंद मोहन बोस हो जाएंगे। ये आनंद मोहन बोस जो थे ये इससे संबंधित नहीं थे। ये जो ना किन से संबंधित थे, ब्रह्म समाज से संबंधित थे। इनके ब्रह्म समाज जो है ना यही जो थे राज बिहारी आनंद मोहन बोस जो है ये साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये आप देखोगे, ध्यान रखेंगे। तो ये सब तीनों के तीनों जन प्रार्थना समाज से संबंधित हैं। इसकी प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पंडुरंग ने किया था। ये कहाँ किया था, 1867 में किया गया था। कहाँ पे, बम्बई में किया गया था। ये भी ध्यान रखना है कि हमें प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया, आत्माराम पंडुरंग 1867 में, ठीक है। चलो ये सब बाकी जो नहीं इसके प्रमुख सदस्य थे और इसमें योगदान करता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी और थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में असत्य कथन ढूंढना है, हम लोग गलत जो है उनको ढूंढना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आईडीआर यानी कि मद्रास में था, बिल्कुल ये तो सही है, बिल्कुल सही है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में की गई थी, बिल्कुल सही है। एनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष वर्ष 1919 में बनी थी, नहीं देखिए 1919 में नहीं बल्कि 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में बनी थी। कहाँ में, कलकत्ता के अधिवेशन में 1917 में बनी थी। 1925 में जो है ये भारतीय महिला बनी थी, प्रथम भारतीय महिला, जो सरोजिनी नायडू थी, है ना। ये आपको याद होगी, है ना, याद होना चाहिए। ये भारतीय ये एनिमेशन जो है पहली, हालांकि पहली महिला थी लेकिन भारतीय महिला नहीं थी। तो भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी 1925 में। और सरोजिनी नायडू की बात करें तो 1917 में जो
कहाँ पे, कलकत्ता के अधिवेशन में की बनी थी। ये गलत है, तो हमें यही तो ढूंढना था, यही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के सहयोग को दिया गया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदिया और वहाबी आंदोलन के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। इसमें आप देखोगे तो सत्य कथन जो ना, अहमदिया आंदोलन के जिहाद का विरोध किया, जबकि वहाबी आंदोलन मूल इस्लाम को पुनर्गठित करने के लिए सक्रिय था। बिल्कुल यही सही है ना, यही सही है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ये आंदोलन कब हुआ? अहमदिया आंदोलन जो ना 1889 में किया गया था, और इसके अहमदिया आंदोलन का जो है ना, ये वर्चस्व किसने किया था? ये जो अहमदिया आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, मिर्जा गुलाम अहमद ने इसका नेतृत्व किया था। और वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ और फ्रांसीसी ने अपनी फैक्ट्रियां वापस प्राप्त की? देखिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात किया जा रहा है, तो तृतीय जो नहीं, पेरिस की संधि से हो जाएगा, पेरिस की संधि। इसमें टोटल 3 युद्ध थे कर्नाटक के युद्ध में। तो आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, जिससे आप याद रख पाओ। जैसे आप कंफ्यूज हो जाते होंगे उल्टा पुल्टा, तो आप क्या कहोगे, याद रखोगे ए पा पे, ये याद रखिए, आपका जो ना पता चल जाएगा। ए मतलब ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। ये संधि के नाम है। ए मतलब एक्सलासापेल की संधि, पा मतलब पांडिचेरी की संधि, पे मतलब पेरिस की संधि। ठीक है, एक दूसरे ए पापे। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो इस तरह से, ए पापे। ए मतलब एक्सलासापेल की संधि, पा मतलब पांडिचेरी की संधि, और पे मतलब पेरिस की संधि। ये पहला, दूसरा और तीसरा कर्नाटक युद्ध के संधि का ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन ढूंढना है हमें। असत्य कथन है ना, इस विद्रोह का मुख्य कारण तीर्थ स्थानों की यात्रा पर अंग्रेजों द्वारा लगाया गया प्रतिबंध था। ये तो बिल्कुल सही है। वारेन हेस्टिंग को इस विद्रोह को दबाने का श्रेय दिया जाता है, बिल्कुल सही है। बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ इसी विद्रोह पर आधारित है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार आप देखोगे तो कोई भी इसमें गलत नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा, सारे के सारे कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन के बहिर्गमन के बारे में निम्न में से किस राष्ट्रवादी नेता ने 1872 में पुणे में दिए गए व्याख्यान में कहा कि राष्ट्रीय पूंजी एक तिहाई हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा बाहर ले जाया जा रहा है? तो ये किनका कथन है? ये जो महादेव गोविंद रानडे का है, MG रानडे का है, ऑप्शन नंबर सी। हिंदू स्वराज निम्न में से किनके द्वारा लिखी गई थी? अपना प्यारे महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंदू स्वराज के लिखी गई थी। आपको महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी पुस्तक हो, समाचार पत्र हो, एक लिस्ट तैयार कीजिए, उसको रट जाइए, क्योंकि 71 में भी पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सातवाहन शासक ने स्वयं को एक ब्राह्मण कहा और क्षयजात वंश का नाश करने का दावा किया? ये गौतमीपुत्र, ये सातकर्णी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासक के कटक और स्कंदाधार शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में होता था? ये जो ना, ये कटक और स्कंदाधार जो है ये सैन्य व्यवस्था से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अब अनेकांतवाद का संबंध किससे है? अनेकांतवाद का संबंध जो है यह सत्य के बहुआयामी स्वरूप का सिद्धांत से संबंधित है। सत्य के बहुआयामी स्वरूप का सिद्धांत जो है अनेकांतवाद का संबंध है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर पहली बार देवताओं की छवि अंकित की गई थी? ये कुषाण शासकों ने सबसे पहले अपने सिक्कों पर देवताओं का चित्र बनाया गया था, देवताओं का छवि बनाया गया था। इसमें जो ना आप देखोगे तो शिव का बनाया गया था, बुध का बनाया गया था, है ना, बुध का बनाया गया था। उनके बाद आप देखोगे मित्र का भी बनाया गया था, है ना। इस तरह के ये देवताओं का उसमें छवि बनाया गया था, चित्र बनाया गया था। ये सारे के सारे जो देवता थे भारतीय भी थे, यूनानी भी थे, यूनानी देवता भी थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही ऑप्शन है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? ये अपना एस एन राव जो थे, इन्होंने ही ये इस पुस्तक का लेखक हैं। ठीक है, चलो। और इसमें देखोगे स्टुअर्ट पिगट जो थे, इन्होंने ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो एक दूसरे का जुड़वां राजधानी कहा है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और जॉन मार्शल कौन थे? ये जॉन मार्शल जो भारत पुरातत्व के सर्वेक्षण का महान ज्ञाता थे, है ना। इन्होंने ही भारत पुरातत्व सर्वेक्षण किया गया था, याद है। उसके बाद डी कौशाम्बी को जो है ना मार्क्सवादी स्कूल का जनक कहा जाता है। भारत में जो है ना मार्क्सवादी स्कूल का जनक इन्हीं को ही कहा जाता है, डी कौशाम्बी को। ऑप्शन नंबर
ए इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल इसमें से सोहगोरा नहीं है। सोहगोरा जो नहीं है गोरखपुर में, गोरखपुर यूपी में पड़ता है, जो राप्ती नदी के किनारे है। बाकी ये तीनों के तीनों हैं जो ये हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। जैसे कि इसमें चंद्रद्रोह पाकिस्तान से संबंधित है, कोडदीजी जो नहीं है सिंध पाकिस्तान से संबंधित है, ये देसलपुर जो थे ये कच्छ गुजरात से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट की स्थापना किस वर्ष की थी? 1753 में की गई थी। ये आपको पूछे जा सकते हैं राष्ट्रकूट की स्थापना कब की? 1753 में। और किन के द्वारा की गई? दंतीदुर्ग के द्वारा की गई थी। और किन को हरा कर किया गया था? ये बादामी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर ये राष्ट्रकूट की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासन के पल्लीचंदम किसको वर्णित करता है? चोल पल्लीचंदम जो है किसको वर्णित करता है? ये दान दी गई भूमि को, इसको दान दी गई भूमि को वर्णित करता है। ये दान किन को देते थे? जैन धर्म के अनुयायियों को या मठों को, है ना, इन्होंने ये दान देते थे, भूमि दान की भूमि को देते थे। निम्नलिखित में से अष्टप्रधान का भाग नहीं है, यानी कि टोटल 8 प्रधान भाग हैं जो मराठा साम्राज्य से संबंधित हैं, उनमें से एक इनमें नहीं है। ये मामलतदार जो नहीं ये नहीं थे। अब ये आठों के नाम और इनके कार्य क्या हैं, इनके विभाग के कार्य क्या हैं, आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि 69 में पूछा गया सवाल है, तो ये कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने माप हेतु रस्सी के स्थान पर काठी व मानक छड़ी का प्रयोग किया था? ये अपना शिवाजी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत मिलान की चयन कीजिए। गलत मिलान जो है ये सिकदार जो थे ये जिले का प्रमुख कृषि अधिकारी। देखिए सिकदार जो है ये कृषि पर आधारित नहीं था बल्कि ये कार्यकारी अधिकारी थे, जिले का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा, बाकी आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद किसके दरबार में थे? ये अब्दुल समद जो है ये अकबर के दरबार में थे, ऑप्शन नंबर सी। युद्ध स्थल में मारा जाने वाला मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? मध्य यानी कि मध्यकालीन भारत के समय में, मध्यकालीन इतिहास के समय में सबसे पहले जो है इब्राहिम लोधी की मृत्यु हुई थी, वो युद्ध के दौरान। ये कब मृत्यु हुई थी आपको याद होना चाहिए। ये प्रथम पानीपत युद्ध जो है ये हुआ था बाबर और हुमायूं के बीच, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच 1556 में। उन्हीं समय में बाबर के द्वारा इनकी मृत्यु मतलब हत्या कर दी गई थी, तो ये हार गया था इब्राहिम लोधी, इसकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था? निजामुद्दीन औलिया का शिष्य जो है ये अलाउद्दीन साबिर थे, अलाउद्दीन साबिर नहीं थे, ठीक है। अलाउद्दीन साबिर के गुरु जो थे उनका एक चाचा थे, मतलब मामा जो थे बाबा फरीद, उनके गुरु थे, मतलब उनका शिष्य थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारी कारोबार बंद कर दिया और केवल ब्रिटिश सरकार की ओर भारत पर शासन किया। ये 1833 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। हालांकि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 1813 में जो है ये व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किए थे, केवल एकाधिकार को समाप्त किया गया था, है ना। ये जितने भी आपको केवल ब्रिटिश सरकार भारत पर शासन किए ये 1833 से किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य जो है ये जी बारदोलाई ये नहीं थे, बाकी इसमें ये तीनों थे और टोटल 7 थे। इसके अध्यक्ष जो थे ये बी आर अम्बेडकर जी थे। ये आप सातों के सातों का नाम आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग अब। भारत के संविधान की अनुसूची के संदर्भ में गलत युग्म की पहचान कीजिए। ये भी 71 के बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। दूसरी अनुसूची वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान बिल्कुल सही है। चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा के सीटों को आवंटन करना बिल्कुल सही है। पांचवी अनुसूची जो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन बिल्कुल सही है। छठी अनुसूची जो अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, देखिए छोटी अनुसूची के अंतर्गत जो है ना ये जो विशेष राज्य का दर्जा पूर्वोत्तर राज्यों का स्वायत्त जिले का जो अनुसूचित जनजातियों का संबंधित है। इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। या अनुसूची भाग इसको जरूर याद करके रखिएगा मेरे दोस्त, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए रहे हैं, है ना, विचार करें। उसके बाद देखिए इसमें क्या कह रहा है कि राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकते हैं जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। संविधान में राज्यों में मंत्रियों की कानूनी जवाबदेही की प्रणाली के लिए प्रावधान नहीं है, ये भी सही है। इस प्रकार सत्य बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में मुख्यमंत्री के इस्तीफे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। किन्हीं क्या करना है, देखना है।
मुख्यमंत्री के इस्तीफे से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, बिल्कुल सही है। अगर मुख्यमंत्री अब अपना पद से इस्तीफा दे देंगे ना, जितने भी मंत्रीगण हैं वो सारे के सारे जो ना भंग हो जाएंगे, वो अपने आप भंग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। राज्यपाल को तत्काल भारत के संविधान का 356 लागू किया। देखिए ये क्या बात हुई, देखिए 356 अनुच्छेद 356 जो आपातकालीन से संबंधित है, ये संवैधानिक मशीनरी जो है ना, ये विफल होने के बाद इसमें किया जाता है। इसमें मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा दे दिया तो इसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। ये तो मतलब ऐसा कोई संवैधानिक विफलता नहीं है, इसमें संविधान विफलता होने के बाद इसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जैसे अभी रिसेंटली मणिपुर में लागू किया गया था, है ना। तो ये आप ध्यान होना चाहिए। तो ये तो गलत हो जाएगा। ये राज्यपाल निर्वर्तन मंत्रिपरिषद से कार्यवाहक सरकार के रूप में कार्य जारी रखने का अनुरोध कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो इसमें मंत्रिपरिषद कार्यवाहक सरकार की तरह जो है इसमें तब तक अपना कार्य करने की योजना बना सकते हैं। तो ऑप्शन 1 और 3 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पंचायतों का चुनाव अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित है। ये ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 243 के 243 के की। मैंने एक आपको वीडियो में ही ये जो ना पंचायती राज संस्था से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं, जैसे 243 A B C D E F G, आप कंफ्यूज होते हो ना, उनको मैंने ट्रिक से बताया था, है ना। जैसे के कलेक्शन याद होगा, ELE होता है ना, ELECTION इलेक्शन को हमको कलेक्शन बोल दिया था मैंने। कलेक्शन मतलब चुनाव से संबंधित है। डी फॉर मैंने क्या बोला था, डी फॉर, देखिए डी से दबा कुचला क्या होता है, डी से दबा कुचला, डी से दबा कुचला कौन होते हैं दबा कुचला, जो छोटे लोग होते हैं, उन्हीं को तो हम लोग क्या कहते हैं, जो छोटे लोग होते हैं उनको क्या करते हैं हम लोग, आरक्षण देते हैं, है ना। SC ST वाले को क्या कहते हैं, आरक्षण देते हैं भाई, प्रोत्साहन देते हैं। तो वही होता है जो डी फॉर दबा कुचला कौन होते हैं, जिनको आरक्षण देते हैं, यानी कि वही होगा पंचायती राज व्यवस्था में जो आरक्षण से संबंधित हो वो डी में आ जाएगा, ठीक है। जी फॉर ग्रेट कौन होते हैं, महान कौन होते हैं, जिनके पास शक्ति होता है। इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था जिस शक्ति से संबंधित हो उनको हम लोग संबंधित करते हैं। तो इसी प्रकार मैंने ए से पूरा ओ तक बताया था, जहाँ तक है वो सब कुछ बताया था। हालांकि मैं एक और बता दूंगा, ठीक है। चलो अगला सवाल। 2026 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत संघ मामले में मासिक धर्म स्वास्थ्य को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया था, आर्टिकल नंबर 21, ठीक है, मौलिक अधिकार 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए आवश्यकता किसकी होती है। ये दोनों सदनों के अलग अलग विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तभी मुख्य निर्वाचन को हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए काफ़ी अभी चर्चा में भी है ना। तो वाद विवाद विपक्षी दल वगैरह ये सब लाते रहते हैं, तो ये सब चर्चा का विषय है, तो ये सब जानना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंधों का प्रावधान करता है, लेकिन इन प्रतिबंधों को उचितता तय करते समय ध्यान रखना जरूरी है कि वो आम जनता के हित की रक्षा हो, बिल्कुल सही है। प्रचलित सामाजिक मूल्य और सामाजिक जरूरतें इसमें बाधा ना बने, बिल्कुल सही है। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अनदेखा की जा सकती है, देखिए इनको भी अनदेखा नहीं की जा सकती। DPSP को भी हम लोग इनको देखना होगा, है ना। ये तो गलत है, ये क्या है, गलत है। और सामूहिक और सार्वजनिक हित व्यक्तिगत अधिकारों पर प्रतिबंधों को उचित ठहरा सकते हैं, मतलब 1 2 4 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अगला सवाल, भारत की संसद के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना, विचार करना है। इसमें आप देखोगे तो क्या करना है, भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य किए बिना भी संसद के किसी सदन का सत्रावसान कर सकते हैं। देखिए ये संविधान के आर्टिकल्स में लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति जो है ना, किसी भी संसद के किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकते हैं, हाँ, लेकिन अपने मनमर्जी से नहीं, ये इनका बिना नहीं, जब तक नहीं मंत्रिपरिषद की सलाह हो, है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकते हैं। तो ये बिना नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। आमतौर पर किसी सदन का सत्रावसान तब होता है जब उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन राष्ट्रपति को संवैधानिक रूप से किसी सदन का सत्रावसान करने से तब भी नहीं रोका जा सकता है जब वह सत्र में हो, ये बिल्कुल सही है। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो आमतौर पर दुर्लभ स्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। 2 और 3 इसका सही है, यानी कि 2 कथन सही है, केवल 2 कथन यहाँ के सही है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए हम लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब हम यहाँ से हम लोग देखें हिस्ट्री और पॉलिटी देख चुके हैं, अब हम लोग यहाँ से ज्योग्राफी देखने वाले हैं। क्या कह रहा है, खार्ग द्वीप निम्नलिखित में से किस देश के
हिस्सा है। खार्ग द्वीप जो है ना कहाँ पे है, ये ईरान से संबंधित है। खार्ग द्वीप जो है ना एक छोटी सी छोटा ही है, लेकिन ये द्वीप जो है ना राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खर्ग द्वीप जो है कहाँ पे है, ईरान में पड़ता है। और यहाँ ईरान का जो है ना, यहीं पे ईरान का जो है ना लगभग 90% तेल यहीं पे आपको देखने को मिलेगा ईरान का, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे, इसलिए ये सवाल पूछे गए हैं। और ये कहाँ पे है, ये फारस की खाड़ी के तट के पास स्थित है, ईरान के साइड में जो है ये फारस की खाड़ी के साथ संबंधित है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अलकनंदा और पिंडार नदियों का संगम स्थल है। इस तरह के सवाल पूछे गए थे 71 में बीपीएससी में, है ना। तो ये कर्णप्रयाग हो जाएगा, ये याद रखिएगा, अलकनंदा और पिंडार से जो कर्णप्रयाग हो जाएगा। और विष्णुप्रयाग जो है ये अलकनंदा और धौली गंगा, कहाँ पे, धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा का जो मिलन स्थल पे है। और नंदप्रयाग जो है ये कहाँ पे, नंदाकिनी और अलकनंदा, नंदाकिनी और अलकनंदा के बीच जो है ना ये नंदप्रयाग है। और रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी से जो है ना ये नदियों का संगम स्थल पर है रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनियार नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है जो किन दो राज्यों से होकर बहती है। ये तमिलनाडु और कर्नाटक से संबंधित है। ये पेनियार नदी काफ़ी चर्चा का विषय है, क्योंकि ये तमिलनाडु और कर्नाटक का जो ना ये राज्य के जो ना जल विवाद लगातार बनी हुई है, तो इसलिए ये काफ़ी चर्चा का विषय है ना। ये करंट अफेयर से संबंधित है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि पेनियार नदी कहाँ पे है, ये तमिलनाडु और कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा जल डमरू मध्य जिसे डेविल्स नेक यानी कि शैतान की गर्दन भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है। ये जो ना अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी के बीच में स्थित है। इस तरह के सवाल अभी बीपीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग को ध्यान रखना होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पामलू, बेवार और दहिया खिलपोडो कहाँ है। ये जो ना कृषि पद्धतियों के प्रकार है, कृषि पद्धतियों के प्रकार है। ये अलग अलग राज्यों के जो ना अलग अलग नाम है, तो ये कृषि के प्रकार के नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। देखिए, बेरन द्वीप से संबंधित पिछले 71 में भी पूछा गया था ना। भारत में दो प्रकार के द्वीप हैं, एक बेरन द्वीप और ये नारकोंडम द्वीप। बेरन द्वीप जो ना एक ज्वालामुखी द्वीप है जो स्थित है, कहाँ पे स्थित है, ये जो ना कहाँ पे स्थित है, अब देखोगे तो विजयनगरपुरम के उत्तर पूर्व में। ये विजयनगरपुरम क्या है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है ना राजधानी है। और वर्तमान समय में जो राजधानी है विजयपुरम के उत्तर पूर्व में जो है ना लगभग 138 किलोमीटर जो उत्तर पूर्व के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बनेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। और इसमें जो ना तितली बारे के लिए जाना जाता है। ये जो ना बनेरघट्टा जो ना तितली बारे के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, और ये जो ना इसको नेशनल पार्क जो है 1974 में इसमें शामिल किया गया था, ये भी ध्यान रखेगा। और 71 के बीपीएससी में भी इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, तो इसलिए ये सवाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दियों में होने वाली वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी है, कौन से कारक उत्तरदायी है, ये पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के उत्पन्न होने वाले पश्चिमी विक्षोभ बिल्कुल सही है। ये बंगाल की खाड़ी से लौटने वाली मानसूनी हवाएं, देखिए बंगाल की खाड़ी से लौटने वाली नहीं, ये जो उत्तर पश्चिमी की बोले जा रहा है, उत्तर पश्चिमी है ना, ये पश्चिमी हो गया इस तरह का यहाँ से, तो ये बंगाल की खाड़ी तो यहाँ पे है, तो ये भारत अरब की खाड़ी होना चाहिए, ये गलत है। और वो उसने उपजने करने पछवा जेट स्ट्रीम इसका यानी कि 1 और 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी यूरोप की मृदु सोमी जलवायु के लिए कौन सी जलधारा जिम्मेदार है, कौन सी जलधारा इसमें जिम्मेदार है। इसमें आप देखोगे गल्फ स्ट्रीम एक जिम्मेदार है, एक प्रकार का गर्म जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, ग्रहीय पवनें स्थानीय हवाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ये पूछे जा रहे हैं। अब व्यापारिक पवनें उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, बिल्कुल सही है। पछवा पवनें दोनों गोलार्धों में पूर्व से पश्चिम नहीं बल्कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है, तो ये तो गलत है ना। और ध्रुवीय पूर्वी पवनें ठंडी और उसका हवाएं होती है, ये सही है। 1 और 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ से आप लोगों को साइंस, चुंबकीय क्षेत्र में मापन की इकाई है, चुंबकीय क्षेत्र में मापन की इकाई क्या है, टेस्ला है। ये आपके 70 के बीपीएससी का जो ना री एग्जाम मतलब उनमें सवाल पूछा गया था, है ना, ये टेस्ला हो जाएगा। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल जो है एल्यूमिनियम में सबसे अधिक होती है ना। ये इसका अगर हम लोग देखेंगे
तो ये 64 से 60 20 हो जाएगा। और उसके बाद निकेल की बात करें तो इसमें आप देखोगे 64 से 40 हो जाएगा। और स्टील की बात करें तो ये 59 से 60 हो जाएगा, 59 से 60। और लोहा में जो है ना 59 से 50 हो जाएगा। ठीक है, ये और याद रखिएगा। 71 के बीपीएससी में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन किस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। उसमें एल्यूमिनियम का ऑप्शन नहीं था, स्टील से संबंधित था और पानी से संबंधित था, नाइट्रोजन से इस तरह का ऑप्शन दिया गया था। उस समय स्टील इसका सही जवाब था। तो हम लोग को ये भी याद रखना होगा मेरे दोस्त, है ना। ठीक है, चलो अगला सवाल। यदि कोई 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु नियत वेग से चल रही है तो परिणामी बल कितना होगा। परिणामी बल कितना होगा यानी कि फोर्स पूछा जा रहा है। इसमें आप देखोगे नियत वेग से चल रही है। ठीक है, नियत वेग से चल रही है। इसमें आप देखोगे तो ये न्यूटन का द्वितीय गति नियम से चल रहा है ना। और इसमें जो ना त्वरण का मान जो ना त्वरण ए मतलब क्या हो जाएगा, त्वरण का मान इसमें शून्य दिया जा रहा है, शून्य दिया गया है ना। और इसमें एम का मान दिया गया है 5 केजी दिया गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, एफ निकालना है। एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। एम का मान है 5 और ए का मान है 0। अगर 0 को किसी से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए शून्य इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। समझ रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए हम लोग। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ से अभी नॉमरिकल है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें देखो क्या कह रहा है कि एक कार विराम अवस्था से किसी पहाड़ी के से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कता हुआ शुरू करता है। यह 30 सेकंड में 900 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 10 टन है तो इस पर लगने वाला बल क्या है, यानी कि फोर्स पूछा जा रहा है। इस प्रकार आप देखो ना, ये यहाँ पे सूत्र जो है ना, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला लगेगा। ठीक है, इसमें S दिया गया है, S का मान हो जाएगा कितना, यहाँ पे S मीटर में 900 दिया गया है। ठीक है, और U जो है ना, यहाँ U मतलब क्या हो जाएगा, ये विराम में जब है तो इसका मान 0 हो जाएगा, है ना। 0 T का मान क्या है 30 सेकंड दिया गया है। प्लस हाफ A का मान कितना दिया गया है, A का मान जो है ना, A का मान ही हम लोग को पहले निकालना है, उसके बाद FMA निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे T का मान कितना है 30 का फिर जो ना स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा। ये तो 0 हो जाएगा, इसको हटा दो। उसका देखोगे यहाँ से 15 से गुना तो यहाँ पे 900 हो जाएगा। 900 को हम लोग ऐसे गुना करेंगे तो 450 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। 450 को हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो 450 ही आ जाएगा। यहाँ पे ये जो ना 450 हो जाएगा, है ना। नहीं 450 ऐसे नहीं करना है। देखो 900 हो गया था, फिर यहाँ पे हो जाएगा A इंटू, इसको तो काट दिया था ना, 900 बराबर A इंटू 450। ठीक है, इसको यहाँ इंटू में है, इनको भागा दे देंगे तो ये 2 से कट जाएगा, यानी कि A बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम लोग को अब क्या निकाला था, बल मतलब F बराबर MA। M मतलब कितना था, M था यहाँ 10 टन गुना A का मान है 2 यानी कि 20, और 20 का यहाँ टन में है तो हम लोग यहाँ पे 20,000 टन 20,000 हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी होटल में एक महीने में ऊर्जा की खपत 350 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में होगी। देखिए 1 यूनिट जो है ना, 1 यूनिट कितना होता है, ये 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा कितना होता है, 3.6 गुना 10 6 जो है ना, इसमें यूनिट होता है। तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे 350 से गुना करेंगे तो इस प्रकार 1.26 गुना 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गुरुत्व त्वरण G से सही संबंधित है। इसमें पृथ्वी पर केंद्रीय त्वरण का G का मान अनंत होता है। ये अनंत नहीं होता बल्कि 0 होता है, शून्य होता है, ये तो गलत है। पृथ्वी पर ध्रुव का G का मान न्यूनतम नहीं होता, महत्तम होता है, यानी कि उच्चतम होता है। विषुवत रेखा पर G का मान न्यूनतम होता है। ऊपर में से कोई नहीं, इसमें से कोई भी सही नहीं है ना। चलो अगला सवाल देखिए। बैलों का एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 200 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 20 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई जोतने में किया गया कार्य, है ना, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन हो जाएगा। बल है 200, उसके बाद विस्थापन होगा 20 मीटर, इसको गुना करेंगे तो 4000 हो जाएगा। इसका ऑप्शन 4000 जूल। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, ये अनंत है। मैंने ये 71 के बीपीएससी में पूछा गया था और मैंने रिसेंटली टेलीग्राम चैनल पे भी ये सवाल पूछा था, है ना। जो भी मतलब बहुत लोग आंसर भी दिए थे, आप लोग भी जरूर जुड़िएगा और वहाँ पे लगातार सवाल पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। किसी चालक के समक्ष में
किसी चालक में समय के सापेक्ष विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? ये विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है? आवेश बटे समय। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, इसमें आप देखिए लघुपतन तब होता है जब विद्युत में और उदासीन तार सीधे संपर्क में आ जाए। बिल्कुल सही है ना। लघुपतन में धारा बहुत कम होती है? नहीं, बहुत कम नहीं होती बल्कि अधिक होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोल का पीएच मान 2 से 3 बदलता है तो इसमें H+ आयन का सांद्रता क्या होगा? इसमें आप देखोगे ना, करोगे तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, तो ये 10 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ऑक्टेन संख्या किसका माप है? ऑक्टेन संख्या जो ये ईंधन की गुणवत्ता से संबंधित है ना। ऑक्टेन संख्या क्या है? ये ईंधन की गुणवत्ता से संबंधित है। ऑक्टेन संख्या जो ना ये 0 से 100 के मध्य में मापा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत के संबंध में के तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया था। ये त्रिक संबंध मतलब कि इसमें 3 तरह के जो ना 3 समूह के तत्व के समूह होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। निस्तापन में अयस्क को कैसे गर्म किया जाता है? निस्तापन में अयस्क को कैसे गर्म किया जाता है? ये वायु की सीमित मात्रा में या अनुपस्थिति में इसको गर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें आप देखोगे हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। बिल्कुल। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट ताप एवं विद्युत दोनों का सुचालक होता है। बिल्कुल, सभी के सभी सही हैं, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? कार्बन का जो है निर्धारण तिथि जो है ये कार्बन 14 यानी कि कार्बन 14 C60 के से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर एवं मृदु साबुनों के विषय में असत्य कथन को ढूंढना है। असत्य कथन को ढूंढना है, इसको आप दोनों मैं PDF टेलीग्राम में दे दूंगा। इसमें आप देखोगे तो ये गलत हो जाएगा। मृदु साबुन की वसीय अम्लों में नहीं, ये नहीं, सॉरी, ये कठोर साबुन जल में अधिक यानी अधिक नहीं कम विलय होता है, और जबकि मृदु साबुन में ये अधिक विलय होता है। यानी उल्टा कर दिया था। इसको आप जो ना टेलीग्राम में पढ़ लीजिएगा क्योंकि लंबा समय लग जाएगा। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक में किस प्रकार का बहुलक पाए जाते हैं? थर्मोप्लास्टिक में किस प्रकार के बहुलक पाए जाते हैं? इसमें रेखीय एवं नृत्य संयोजित बहुलक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ये पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? पैरासीटामोल जो है ये प्रतिज्वरीकारी एवं पीड़ाहारी ये औषधि है ना। प्रतिज्वरीहारी क्या होता है? इसमें बैक्टीरिया को मारने वाली दवा है। ये बैक्टीरिया को मारने वाली दवा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिस्रावी ग्रंथियों के स्राव को हार्मोन कहते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियों के स्राव को जो है ना क्या कहते हैं? इनको जो एंजाइम कहते हैं, ना कि हार्मोन कहते हैं। ये उल्टा कर दिया। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को हार्मोन कहते हैं, ना कि एंजाइम कहते हैं। इसको उल्टा कर दिया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें से कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शैवाल और कवक के बीच को संबंध को दर्शाता है? ये सहजीविता को दर्शाता है। किसको कहता है? सहजीविता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है उनमें सबसे बाहरी परत क्या होता है? ये प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर सी ये जो है होता है। ठीक है, इसका लिस्ट मैंने कई बार बोला है, आप जरूर बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉप कोडॉन है? ये सभी के सभी जो ना स्टॉप कोडॉन है, तो उपयोग में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम के कार्य के लिए जिम्मेदार है? 71 में पूछा गया था जाइलम के बारे में, आपको पूछे जा रहा है इस बार फ्लोएम के बारे में। जाइलम जो ना ऊपर से नीचे आता है, और ये भोजन, ये जो ना फ्लोएम सभी की तरह सभी ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह जाता है, तो ये भोजन का परिवहन करता है। ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। मानव शरीर में हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है? हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य जो है ये शरीर के तापमान और भूख को नियंत्रित करना, इसका जो है एक मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर सी। कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है? किसमें संपन्न होती है? ये जो ना किसमें होती है? कोशिका द्रव में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज और कोशिका सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखो रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक प्रकार की जीवित कोशिका को देखा। ये देखिए, रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका को नहीं बल्कि मृत कोशिका को देखा था, मृत कोशिका की खोज की थी। स्लाइडेन और स्वान ने प्रस्तावित किया कि सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। ये सही है, केवल 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सेब में हम जो भाग खाते हैं वो है ये पुष्पासन। पुष्पासन का भाग हम लोग खाते हैं। 71 में आम के बारे में पूछा गया था, और ASO के प्री में कटहल के बारे में पूछा गया था। तो आप इसके संबंधित सवाल देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे फल भित्ति में टमाटर हो जाएगा, है ना। उसके बाद बेजान दर्शन में जो ना टमाटर हो जाएगा और अंगूर भी हो जाएगा। और एरिल का जो ना ये लीची का एरिल भाग खाते हैं हम लोग, है ना।
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित होता है? शरीर में संश्लेषित होता है विटामिन डी, और विटामिन की खोज जो ना फंक नामक जो ना वैज्ञानिक ने किया था 1911 में, ये भी ध्यान रखेंगे। व्योमेश मित्र का आप यहाँ से बिहार स्पेशल के संबंधित और करंट अफेयर से संबंधित इस तरह के सवाल और इकोनॉमिक्स से संबंधित है। व्योमेश मित्र जो हाल ही में समाचारों में था, क्या है ये जो है ना, ये गगनयान मिशन के लिए डिजाइन किया गया एक महिला सेमी ह्यूमैनॉइड रोबोट है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को लक्षित करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का उपयोग करता है। बिल्कुल सही है। थोक मुख्य सूचकांक एनएसओ द्वारा प्रकाशित किया जाता है, नहीं एनएसओ को द्वारा प्रकाशित नहीं करना, एनएसओ जो है ना ये प्रकाशित करता है इनकी संख्या, ये जो है ना ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का जो है ना इसकी संख्याएं को प्रकाशित करता है, ये नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में सेवाएं शामिल होती है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक में डब्ल्यूपीआई में नहीं होती है। बिल्कुल सही है, केवल 2, 1 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की अपेक्षित वास्तविक जीडीपी दर कितनी है? ये 6.8 से 7.2% है। कितना है? 6.8 से 7.2% इसका जो ना ये जीडीपी वास्तविक जीडीपी का वृद्धि दर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार, भारतीय विदेशी मुद्रा का भंडार इसमें पूछा जा रहा है। सही कथन है ना, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा, ये तो बिल्कुल से ही सही है। जनवरी 2026 के अंत तक लगभग 728 नहीं बल्कि 701.4 बिलियन डॉलर है, तो ये तो गलत होगा, है ना, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलो, वर्तमान में भारत का विश्व का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक, यानी भारत जो है दूसरा बड़ा सीमेंट उत्पादक है। 71 में भी पूछा गया था। पहला कौन है? चीन हो जाएगा, चीन पहला हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का कहा जाता है? राष्ट्रीय आय का जो है ना ये साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय घाटे को सही ढंग से परिभाषित करता है? ये देखो, ये कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस की गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, ये हो जाएगा राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से इसको सही कथन ढूंढना है हम ना। हाँ, पूंजीगत प्राप्तियां देनदारियां उत्पन्न करती है या संपत्तियों को कम करती है, ये बिल्कुल सही है। उधार लेना पूंजीगत प्राप्तियां, बिल्कुल सही है। ऋण को वसूली पर एक राजस्व प्राप्तियां, देखिए ऋण की वसूली जो ना राजस्व नहीं बल्कि पूंजीगत प्राप्तियां हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 इसका सही जवाब होगा। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा का जीडीपी का कितना प्रतिशत का अनुमानित किया गया था? ये 2.99% किया गया है। ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? 8वीं पंचवर्षीय योजना जो ना 1992 से 97 किया गया था, और ये एलपीजी सुधारों की शुरुआत है ना, एलपीजी सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फसल को उसके मौसम से सही ढंग मिलाता है? देखिए इसमें आप देखोगे तो मक्का और खरीफ फसल है, लेकिन आप देखोगे तो चावल जो ना चावल भी एक खरीफ फसल है। चना क्या है? चना भी एक रबी फसल है। ठीक है, रबी फसल है। और गेहूं जो तो ना एक प्रकार का रबी फसल है। ये आप ध्यान रखेंगे, इसका लिस्ट बनाओ और बनाओ मेरे दोस्त, इसको रट जाओ मेरे दोस्त, प्रत्येक साल सवाल रहते ही रहते हैं। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। मौर्यकाल का प्रसिद्ध बेल शीर्ष जो है बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये रामपुरवा से प्राप्त हुआ है। रामपुरवा कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। ये जो ना क्या मिले हैं? ये अशोक के 2 प्रमुख स्तंभ मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में से संबंधित है, किस मुद्दे से संबंधित है? ये नील बगान से संबंधित है। ये तिनकठिया आयोग से संबंधित है, तिनकठिया आयोग से संबंधित है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। संपूर्ण क्रांति का विचार बिहार के किस नेता ने दिया था? संपूर्ण क्रांति का विचार जो ना ये अपना जयप्रकाश नारायण जेपी नारायण के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1974 के आसपास दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोरा ने बांध जलाशय और उसका स्थान बिहार के संदर्भ में सही नहीं है? ये इंद्रपुरी बैराज जो है ये कैमूर में नहीं है बल्कि रोहतास में है। कहाँ पे? रोहतास में है। नागिन, जम्मू कश्मीर, ओडनी, बांका, दुर्गावती, जैमूर, ये सब में सही आंसर है। बिहार सरकार ने किस शहर में एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर के विकास को मंजूरी दी है? गया को। बिहार में पहली विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? 1937 में किया गया था। और पहली नेता मतलब कि किनके बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे जिन्हें राज्य के वित्त और नियोजन में उनके योगदान के लिए भी जाना जाता है? ये जो है ना अनुग्रह नारायण सिन्हा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। मध्यकाल का कौन सा शासक अपने विश्व स्तरीय बाजार नियंत्रण और कृषि नीतियों के लिए जाना जाता था?
और जिसे समकालीन इतिहासकारों ने दुनिया का महान अजूबों में से एक माना था। ये अपना शेरशाह सूरी जो है इन्हीं को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रमुख समाचार पत्र द सर्चलाइट किस वर्ष शुरू किया गया था? ये 1918 में किया गया था। पर सर्चलाइट की स्थापना जो है ये गठन शुरू किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किसके साथ मिलकर किया गया था? सैयद इमाम के साथ किया गया था। ये कब हुआ था? 1918 में पूछा गया था, मतलब बनाया गया था। बिहार कृषि प्रोत्साहन नीति 2020 के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? मुख्य उद्देश्य जो थे ये क्या हैं? इसमें आप देखोगे तो मखाना, शहद, मक्का जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, पूंजीगत सब्सिडी, सामान्य निवेशकों कंपनियों के लिए भी 25% सब्सिडी और किसान उत्पादक कंपनियों के लिए 15% सब्सिडी, SC/ST के लिए आरक्षित अतिरिक्त लाभ, उसके परियोजनाओं की न्यूनतम मात्र 25 लाख से बढ़ाकर अधिकतम 5 करोड़ कर दिया गया था। मतलब इस प्रकार सभी के सभी उपयोग में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। बिहार का दक्षिणी पठारी क्षेत्र मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना है? ये आग्नेय और कायांतिक चट्टानें जैसे ग्रेनाइट, नीस और सिफ्ट से बना है। इसमें नवादा, गया, मुंगेर, औरंगाबाद जिले शामिल हो जाएंगे। ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए अब हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख भौतिक विभाग बिहार में है? ये भौतिक विभाग जो ना ये अपना बिहार में है। भौगोलिक श्रेणियाँ और तराई क्षेत्र, गंगा के मैदान और दक्षिणी पठार। बिहार में 3 प्रकार के अब देखोगे विभाग देखने को मिलेगा, प्रमुख भौतिक विभाग। इसमें से पहला विभाग हो जाए शिवालिक और तराई क्षेत्र, उसका दूसरा गंगा का मैदान और दक्षिणी पठारी भाग हो जाएगा। बिहार के शिवालिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शामिल है? ये देखोगे ना शिवालिक क्षेत्र यहाँ पे आप जगह ऊपर में आप देखोगे ये इधर का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। इसमें अब रामनगर, दोन, सोमेश्वर पर्वतमाला और हरहा घाटी ये देखने को मिलेगा। तो ये राजगीर पहाड़ी तो यहाँ पे आ जाएगा, दक्षिणी क्षेत्र में आ जाएगा ना, दक्षिणी क्षेत्र में। ये तो नहीं होगा ना, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इसका सही जवाब होगा। प्रसिद्ध सोनपुर मेला किन दो नदियों के संगम पर आयोजित होता है? ये गंगा और गंडक। आपको मैंने क्वेश्चन बताओगे सोनपुर मेला किस जिला में लगता है? किस जिला में ये लगता है? बराबर गुफाएं जो आजीविकों से अपनी जुड़ाव और अपनी उत्कृष्ट पॉलिश के लिए जानी जाती है, किस जिले में स्थित है? ये जहानाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में बताना है आपको। यह मुंगेर जिले के दक्षिणी पश्चिमी जिले में स्थित है। बिल्कुल सही है। यह गंगा नदी के दक्षिण में छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारों पर स्थित है। बिल्कुल। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य जानवरों में बाघ, तेंदुए, स्लॉथ, भालू और 4 सींग वाला मृग शामिल है। ये सभी के सभी इसमें सही है ना। निम्नलिखित में से कौन 11 अगस्त 1942 के 7 शहीदों में शामिल नहीं थे? 7 शहीदों में अपना रामकृष्ण सिन्हा इसमें शामिल नहीं थे, बाकी ये सारे के सारे शामिल थे। बिहार की एक प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी राम स्वरूप देवी को 1931 में किस केंद्रीय जेल में इसको शामिल किया गया था? ये भागलपुर सेंट्रल जेल में। ये किस लिए इसको जेल किया गया था? क्योंकि उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है ना ये काफ़ी महत्वपूर्ण मतलब सक्रिय भाग निभा रही थी। इस वजह से इनको भागलपुर सेंट्रल जेल में इसको भेज दिया गया था, कैद किया गया था। निम्नलिखित में से बिहार के नरमपंथी नेता कौन नहीं थे? कौन से नरमपंथी नेता कौन इसमें से नहीं थे? अपना JP नारायण जो ये गरम दल के नेता थे। ठीक है। बिहार में पाए जाने वाले खनिजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही कथन बताना है आपको। नवादा जिले में अभ्रक पाया जाता है। बिल्कुल सही है। और भागलपुर, जमुई, मुंगेर और नालंदा जिले में क्वार्ट्ज और सिलिका रेत पाई जाती है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। NFH 5 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। महिला की शिक्षा की वृद्धि हुई है। मेलोडी बिल्कुल सही है। और स्वच्छ शौचालय की उपलब्धता बढ़ी है। बिल्कुल। एनीमिया की समस्या कम हुई है? कम नहीं हुई बल्कि बढ़ने को देखने को मिला। ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का HDI का मान कितना है? ये 0.685 है। ये जो ना लगभग अपना भारत को जो ना हाई ह्यूमन डेवलपमेंट श्रेणी में रखा गया है। कितना है? हाई ह्यूमन डेवलपमेंट श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब हम लोग। 97 अकादमी पुरस्कार का आयोजन किस शहर में किया गया था? ये लॉस एंजिल्स में किया गया है। ये USA का एक शहर है, वहीं पे किया गया था। इसी शहर का जो है ना डोली थिएटर, जहाँ एक नाम है डोली थिएटर, जो हॉलीवुड के लिए जाना जाता है, वहीं पे आयोजन किया गया था। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया था? जिसे दिया गया ये सुदीप्तो सेन को। सुदीप्तो सेन कौन है? इनके ये किस मूवी के लिए दिया गया? ये द केरला स्टोरी के लिए दिया गया है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट वन, डिफेंस फोर्सेस डिवीजन
विजन 2047 के रोड मैप में कितने चरण बताए गए हैं? टोटल 3 चरण बताए गए हैं। पहला चरण के बारे में बोल रही हूँ, ये संक्रमण काल, इसका जो है ना ये कार्यकाल जो है ना वर्तमान से 2030 तक किया गया था। दूसरा में बात करें तो ये सुदृढ़ीकरण काल कहा गया है, उसमें 2030 से 37 तक। तीसरा में उत्कृष्टता काल हो जाएगा, उसमें 2037 से 2047 तक, ये आप ध्यान रखेंगे। हार्टलैम पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ये दीपा भारती ने किया था। हार्टलैम का जो वास्तविक जो ना लेखक, पुस्तक के लेखक थे, ये बानू मुश्ताक थे, जिनको जो अभी बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था पिछले वर्ष, है ना। तो ये इसलिए दीपा भारती, इसको ध्यान रखेंगे। क्षमता गरीबी माप सीपीएम में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक शामिल है? इसमें आप देखो क्षमता गरीबी माप के लिए ये कुपोषण, शिशु मृत्यु दर और निरक्षरता को देखा जाता है। तो 1, 2, 3 ये प्रति व्यक्ति आय इसमें शामिल नहीं होता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा जो है क्या है? सेवा निर्यातक देश है, बिल्कुल सही है। डिजिटल सेवाएं के अंतर्गत भारत में शीर्ष में 5 शामिल है, बिल्कुल सही है। फ्लाइंग सेवा में 387.5 बिलियन से अधिक रहा है, ये सही है, यानी कि सभी के सभी इसमें सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं किसान ई मित्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में शामिल है? इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये शामिल है। 1, 2, 3 इसका शामिल है, ये जो ना इसमें शामिल नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त समावेशन सूचकांक के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बैंक खाता धारकों का अनुपात 2024 में लगभग 89% है। कितना है? 89% है, ये बिल्कुल है। बैंक मित्र की संख्या में वृद्धि हुई है, बिल्कुल हुई है। आरबीआई डीपीआई का आधार वर्ष 2018 को 100 के बराबर माना गया है, बिल्कुल सही है, इनके सभी सही हैं। टैक्स राम्स योजना का संबंध किस क्षेत्र से? ये वस्त्र से संबंधित है ना, वस्त्र से संबंधित है। ये टैक्स राम्स का फुल फॉर्म होता है टेक्सटाइल सेक्टर रिफॉर्म्स एडवांटेजमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम स्कीम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। द्वितीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन में एआई आधारित भाषा शिक्षण मॉडल प्रस्तुत किया गया है, इसका नाम क्या है? नोरबू इसका नाम है, ठीक है। और अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा निकाय इस योजना के नियमन एवं संचालन के लिए उत्तरदायी है? ये जो हो जाएगा, ये आपका देखोगे तो ये पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के संबंधित हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि की योजना के अंतर्गत यदि लाभार्थी समय पर ऋण का पुनर्भुगतान करता है तो उसे निम्न में से कौन सा लाभ प्राप्त होता है? ये कौन सा लाभ प्राप्त होता है? अधिक राशि के लिए ऋण की पात्रता, ब्याज की सब्सिडी, डिजिटल लेन देन का बढ़ावा देना हेतु कैशबैक प्रोत्साहन, यानी कि सभी के सभी इसमें शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देशों के वैश्विक आर्थिक विकास में योगदान को मापता है। देखिए ये देशों के माप नहीं, बल्कि इसमें जो ना वैश्विक विमर्श के शक्तियों को उत्तरदायित्व और स्थानांतरित को मापता है, यानी ये नहीं होगा। इसमें भारत का स्थान 5वां स्थान है, नहीं 5वां नहीं बल्कि 16वां स्थान है। इसमें पहला स्थान है सिंगापुर, दूसरा स्थान है स्विट्जरलैंड, तीसरा स्थान है डेनमार्क, और इसका जो ना इसे नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, बिल्कुल ये नई दिल्ली में ही लॉन्च किया गया था। तो इसमें केवल 3 इसमें असत्य पूछा जा रहा ना, 1 और 2 इसके सही हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी कराकस और उसके आसपास किस ऑपरेशन के अंतर्गत हमला किया था? ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ठीक है। निर्यात तत्परता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आप देखोगे तो इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया था, बिल्कुल। इससे बड़े राज्यों में शीर्ष प्रदर्शन करता महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश है, ठीक है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का वस्तु निर्यात 437.7 अरब डॉलर है, बिल्कुल ये ठीक है, सही, सभी के सही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना के संबंध में कथन ढूंढना है। इसका योजना के अंतर्गत किसानों को 3,000 वार्षिक सहायता दी जाएगी, बिल्कुल। यह राशि पीएम किसान योजना के अतिरिक्त दी जाएगी, बिल्कुल। साल में जैसे पीएम किसान योजना के तहत 6,000 दिया जाता है ना, साल में 2,000 करके, इसमें अब 3,000 जो ना ये जननायक कर्पूरी ठाकुर के तौर पर ऐड किया जाएगा, यानी कि टोटल साल में 9,000 दिया जाएगा, 9,000 दिया जाएगा। तो इसके पश्चात किसानों को कुल राशि 10,000 नहीं बल्कि 9,000 दिया जाएगा, तो ये गलत हो गया, 1 और 2 इसका सही जवाब होगा।
निम्न में से कौन से एक्सप्रेसवे बनाने की योजना का सरकार द्वारा की गई है? ये पटना पूर्णिया एक्सप्रेस, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस, यानी कि सभी सभी इसमें किया गया है। तो इस प्रकार डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही भारत विस्तार पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आप देखोगे तो ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित एक एकीकृत AI संचालित प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी नहीं, इनका संबंध जो ना ये कृषि से संबंधित है, कृषि तकनीक से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। यह उपयोगकर्ताओं को उनकी स्थानीय भाषा में मिट्टी की सेहत, मौसम के पूर्वानुमान और कीट नियंत्रण पर रियल टाइम पर प्रदान करना, ये सही है। इसके लिए उपयोगकर्ताओं के पास उच्च गति वाले इंटरनेट उपलब्धता होगी। देखिए उच्च इंटरनेट वाली नहीं, बल्कि इसमें जो है व्हाट्सएप बोट के माध्यम से और वॉइस कमांड के माध्यम से इसमें कार्य किया जाएगा। तो इसमें 1 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। केंद्र बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रोथ कनेक्टर्स के रूप में कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? 7, है ना। 7 में जैसे मुंबई पुणे, हैदराबाद बेंगलुरु, और उसके बाद बेंगलुरु चेन्नई, उसके बाद देखोगे चेन्नई बेंगलुरु, वाराणसी सिलीगुड़ी और दिल्ली वाराणसी को शामिल किया गया है। PSLF के कार्यबल वितरण में आपको कथन ढूंढना है। इसमें आप देखोगे तो सेवा क्षेत्र वर्तमान में कृषि क्षेत्र की तुलना में लोगों को रोजगार दे रहा है। देखिए अभी जो वर्तमान समय में सेवा क्षेत्र में ज़्यादा रोजगार नहीं मिल रहा है, बल्कि कृषि क्षेत्र में अभी भी काफ़ी ज़्यादा रोजगार, सबसे ज़्यादा मात्रा में कृषि क्षेत्र में ही रोजगार मिल रहा है भारत में, ठीक है। और कैजुअल लेयर के अनुसार पिछले दशक की तुलना में वृद्धि हुई है, वृद्धि नहीं हुई है बल्कि कमी हुई है, ठीक है। और नियमित वेतन वर्गों प्रतिशत शहरी क्षेत्रों की ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, बिल्कुल ये सही है। केवल 3 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलो अगला है आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित है। इसमें आप देखोगे तो वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की वास्तविक GDP दर, विकास दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है, बिल्कुल है। सरकार ने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया है, ये भी सही है। और इसमें सर्वेक्षण के अनुसार भारत अब क्रय शक्ति समानता PPP के मॉडल में दुनिया की चौथी नहीं बल्कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनी है ना अभी रिसेंटली, जिसमें पहला है चीन, दूसरा USA, तीसरा अपना भारत है ना। चौथा क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, किनको पीछे छोड़कर भारत तीसरे स्थान पर आया है। INS वाघवीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको बहुत पूछा गया है। यह प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित स्कॉर्पिंग श्रेणी में पनडुब्बी बनाएंगे, बिल्कुल सही है। इसमें आप देखोगे ये परमाणु ऊर्जा से संचालित है, ये परमाणु ऊर्जा से नहीं बल्कि ये जो ना डीजल इलेक्ट्रिक से संबंधित है ना। और इसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के फ्रांस के नोवल ग्रुप के सहयोग से किया गया, ये बिल्कुल सही है। तो 1 3 सही होगा। भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार पर आधिकारिक शुभंकर है, ये उदय हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है? इसमें आप देखोगे सही जो ना ये तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, ये याद रखना मेरे दोस्त, ये जो ना परसेंटेज पूरा याद रखना है। तृतीय क्षेत्र सही है 54.5, लेकिन इसमें जो ना प्रथम जो ना ये प्रथम का दे दिया गया, प्रथम का ये 18.3% है, द्वितीय क्या हो जाएगा 26.8%, मतलब उल्टा कर दिया है, ठीक है। और विनिर्माण क्षेत्र जो ना ये 11.1 हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग का लास्ट का कुछ सवाल हैं जो मैथ्स रीजनिंग के 10 सवाल, उनको भी हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को इको फ्रेंडली बैम्बू हट्स परियोजना के माध्यम से किस स्थानीय जनजाति के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया? ये धारू उड़ाव हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा घोषित 7 निश्चय 3 योजना के तहत अगले 5 वर्षों में कुल कितने रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है? ये 1 करोड़ किया गया है। उसके कहते हैं बिहार IT नीति 2025 के अनुसार राज्य के किन स्थानों को मुख्य IT हब और प्लग एंड प्ले केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा? ये बिहटा, पटना और राजगीर नालंदा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने राज्य की पहली फिनटेक सिटी को किस शहर में के निकट विकसित करने के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी की है? ये आप देखोगे तो बिहटा पटना में किया गया है। अब यहाँ से हम लोग का 10 सवाल जो है मैथ्स रीजनिंग के हैं, तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा झलक दे देते हैं, स्पीड में आप समझ जाओगे, ठीक है। देखो इसमें क्या है, स्कूट भाषा में इतना, इसको इस तरह से लिखा गया है और इसको किस तरह से लिखा गया है। ठीक है, पी जो है ना ओ से पहले पी आता है, यानी कि 1 कम किया है, तो के से पहले क्या आ जाएगा, के से पहले आ जाएगा जे,
है ना, जे आ जाएगा। उसके बाद आप देखोगे आर, आर के से पी, मतलब 2 गैप हैं, मतलब एक गैप है एक को छोड़ के, तो यू से पहले हो जाएगा एस, है ना, इस तरह से। उसके बाद देखोगे जे एस जे एस जे एस, यहाँ पे ये तो हटा दो, है ना। उसके बाद यहाँ ए को जो है ना एक्स किया है, ए को एक्स किया है, मतलब कि वाई और जेड को, यानी कि दो को दो पीछे होना है, एन का 2 पीछे हो जाएगा, एक तो एम हो जाएगा एक एल हो जाएगा, है ना। उसके बाद एल से पहले हो जाएगा के हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मतलब एक कम किया है, 2 कम किया है, 3 कम किया है, 4 कम किया है, इस तरह से कम किया है। तो आप इसको देखोगे ना एबीसीडी में, मतलब बना लेंगे, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। मैंने बताया किस तरह से आप करोगे, आप कर लीजिएगा। और इसका देखो इसमें क्या कहा है, इसमें क्या किया देखो, ये अब क्या क्या है इसमें, इसको जो ना पहले क्या गया 4 को गुना 2 प्लस 2 कर दिया है, ठीक है। फिर उसको 10 को क्या किया, 10 को गुना 3 प्लस 3 किया है, ठीक है। फिर इसको 33 हुआ, 10 गुना 3 30 प्लस 3 33 हो गया। फिर 33 को क्या गया 4 से गुना किया है, प्लस 4 जोड़ दिया है, तो 136 हो जाता है। अब 4 4 हो गया, तो 136 को 5 से गुना कर दो और प्लस 5 जोड़ दो, तो ये 685 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला, 100 से 500 के बीच में कितनी संख्या है, 4 4 5 6 से विभाज्य है। अब इसको कर लोगे ना, तो इसमें आप देखोगे तो मैं कुछ संख्या बता दूँ, जैसे 120 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 240 हो जाएगा, मतलब 60 60 के गैप में आपको मिल जाएगा, 300 हो जाएगा और 420 हो जाएगा और 480। टोटल जो है ना इसमें आप देखोगे तो टोटल 1 2 3 4 5 6 है ना, नहीं 7 होगा, 7 ऐसे संख्याएं जो इन सभी से कट जाएगा। और 5 से 6 के बीच में किस समय की घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ बजेगी, 5 और 6 के बीच में देखोगे, ये हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 5, तो दोनों के बीच में जो है ना, यानी कि लगभग आप देखोगे तो 5:30 बजे के आसपास यहाँ पे आपको जो दोनों की सुई जो है ना यहाँ पे आसपास देखने को मिलेगा, तो 5:27 27 पूर्णांक 3/11 में मिल जाएगा। इसको देखो 20 25 30, यानी कि 5 5 जोड़ा है, 6 5 21 5 26 25 5 30 5 35, तो 9 5 14 14 5 19, है ना, 5 5 जोड़ा है। देखो इसमें संतोष घर से एडिटोरिया जाने के लिए पहले पूर्व की ओर जाता है, देखो मैंने यहाँ, ठीक है, एडिटोरिया पूर्व की ओर जाता, पूर्व की ओर गया, ठीक है। फिर वो अपना दाएं मुड़ा, फिर वो दाएं मुड़ा, बिल्कुल ठीक है, दाएं मुड़ गया, ये अपना दाएं मुड़ गया। फिर वो आगे जाके पश्चिम की ओर गया, पश्चिम की ओर गया, ठीक है ठीक है। और वो फिर वहाँ से क्या हुआ, वो अपना बाएं ओर मुड़ गया, ठीक है, गंतव्य पर पहुँच गया। तो अभी संतोष किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, तो ये जो है ना ये तो दक्षिण की ओर हो जाएगा, दक्षिण इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में जय की वर्तमान आयु शंकर की आयु से 3 गुनी है, 3 गुनी है। तो अब देखोगे ना ये वर्तमान आयु दिया गया है, शंकर की आयु जो है ना ये जय की आयु शंकर की आयु की, जय मान के चलो यहाँ शंकर जय का 3 है तो 1 है, तो ये 3 गुना अगर वर्तमान में है, फ्यूचर में भी 3 गुना ही बड़ा रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप 5 साल के हो, आपके भाई जो है ना 4 साल के हैं, तो आप अगर 50 साल के आप हो जाएंगे तो वो 40 साल का रहेगा, नहीं ना, उनका भी एज बढ़ेगा। तो ये हमेशा 3 गुना ही रहेगा, 3 गुना ही रहेगा, चाहे आगे पीछे बढ़े घटे कितनों कुछ रहे। तो इसको उसके बाद अंतिम में क्या पूछ रहा, वर्तमान में आयु क्या, आयु का योग क्या है ना, वर्तमान में आयु का योग क्या है। आपको इतना तामझाम नहीं भी करते ना, ऑप्शन से भी मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ईजी तरीके से, जो आपको नहीं आता है तब भी बता सकते थे। तो क्या करो, जैसे मान के चलो हाँ मतलब इस तरह से करना पड़ेगा, थोड़ा सा करेंगे ना। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 15 इसका जय का 15 और उसका जय शंकर का 15, इसका 3 गुना 45, 45 गुना 15 करोगे 60। इस तरह से आप एक एक करके करके तो भी हो सकता है, ठीक है, इसको आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 के विपरीत कौन सा है। 4 के विपरीत देखोगे तो यहाँ पे 4 है, तो 4 के विपरीत में तो ये 3 और 1 तो नहीं होना चाहिए, 3 1 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखोगे ना एक यहाँ है, अब ऐसे बिना रूल्स जाने हुए भी बना सकते थे, एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है ना, ये दोनों आमने सामने ही है, इनके नहीं पलटा है। ये 4 जो है, ये 4 मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 घटा, मतलब इस तरह से मुड़ा है, 4 क्या हुआ अंदर चले गया, ये 6 का ऊपर आ गया, तो ये 6 ही आंसर होना चाहिए। अगर आपको नहीं रूल्स आता है तब भी आप इसमें थोड़ा सा देख के भी कर सकते थे, है ना। इसमें आप देखो इसमें क्या कर रहा है, इसमें देखोगे ना इस पर आप इसमें क्या किया है, चलो मैं इसको बताता हूँ कैसे किया था। ये जो है इसमें क्या किया, देखो इस सारे को जोड़ा है,
सबको जोड़ दिया है, उसके बाद इंटू 4 कर दिया है। 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 गुना 4 कर दिया 60 हो गया। उसके 4 3 7, 7 2 9, 1 10, 10 गुना 4 कर दिया 40 हो गया। उसी प्रकार 20 9 29, 29 3 29 3 32, 32 15 47, 47 गुना कितना करना है, 4 करना है। 7 चौक 28, 4 चौक 16 2 18, 188 ऑप्शन नंबर डी है ना। इसमें देखोगे इसमें क्या क्या है, इसका आंसर जो है ना एडिटोरिया वाले गलत बता रहे हैं, हालांकि हम लोग को देखेंगे तो इसको बनाओ। क्या कह रहा है, बी की बहन ए और सी का भाई है। सी ए और सी का भाई है। ए और सी तो भाई बहन ही होना चाहिए इसका जो ना, ठीक है। और बी जो है सी मतलब सी जो है डी का पुत्र है। सी जो है डी का पुत्र है। डी मतलब प्लस दिए पुत्र है, तो ये पुत्र है। ए डी का क्या रिश्ता है ना, ए डी का क्या रिश्ता है। अब देखोगे ना ये बी, तो यहाँ पे बी क्या है, बी की बहन ए हो जाएगा, और ये तो प्लस माइनस जो भी हो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो ए और डी से क्या संबंध है, यहाँ तो माइनस है, माइनस होगा तो माइनस में तो महिला ये पुत्री होगी, यहाँ पुत्री है तो पुत्री होना चाहिए, लेकिन ये पुत्र दिया है तो इसको हम लोग देख लेंगे क्या है ना, इसको आप देख लीजिएगा। हालांकि उत्तर तो पुत्री आना चाहिए, एडिटोरिया वाले पुत्र दिए हैं तो इसको देखेंगे। तो इस प्रकार हम लोग का 150 सवाल कंप्लीट किए है ना। थोड़ा सा हम लोग कोशिश किए कि कम समय में ज़्यादा सवालों को सॉल्व किया जाए, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताया, क्या क्या सवाल कैसे सवाल कब कौन कौन से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है, हर चीज़ों को मैंने बताया है ना। तो इसी तरह से आगे भी बताते रहेंगे, और जो भी एडीओ हो या 72 हो, जितने भी जो भी तैयारी कर रहे हो ना, तो हमारे चैनल आपके लिए बेनिफिट्स हैं, और हम लोग लगातार पीवाईक्यू पर फोकस किए हुए हैं। तो आप चैनल में ज़रूर विजिट कीजिएगा एक बार, और देखिएगा क्या सेशन है, कैसे कैसे हम लोग करवा रहे हैं है ना। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे, और उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए आप लोग देखते लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमें भी अच्छा लगेगा, और क्लास का रिव्यू जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।